कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया हुआ था, उसमें हिंदुओं के लिए सवाल यही था कि ये कट्टरपंथी चुनाव जीत गए तो क्या ही होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों की बड़ी हार बांग्लादेश के चुनाव में हुई। कट्टरपंथियों को शह देने वाले मोहम्मद यूनुस का भी खेल खत्म होता दिखा, क्योंकि 18 महीनों से भयंकर उथल पुथल से जूझ रहा बांग्लादेश नए बदलाव की दहलीज पर पहुंच चुका है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश लौटे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का बांग्लादेश का नया पीएम बनना करीब करीब तय है। बस उनके शपथ ग्रहण का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। तारिक रहमान, जिनको आप देख रहे हैं ऐसे हाथ हिला रही है, ये तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश के इतिहास में करीब 35 साल बाद वो पुरुष हैं जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसके पहले सिर्फ महिलाएं ही प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को आम चुनावों में 2/3 सीटें मिलने को देश के लिए नई शुरुआत माना जा रहा है। चुनावों में तारिक रहमान का सीधा मुकाबला कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के शफीकुर रहमान से था, जिनकी पार्टी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भी पर्दे के पीछे से समर्थन मिल रहा था, क्योंकि पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर चुनाव से पहले ही बैन लग गया था, तो वो तो रेस में थे ही नहीं। आज पाठशाला में आपको बताने जा रहा हूं कि तारिक रहमान के हाथों में बांग्लादेश की बागडोर आने से भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था, क्या वो रुक जाएगा। तारिक रहमान की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने फोन पर उनसे क्या बात की है। क्या भारत को शेख हसीना को वापस करना होगा बांग्लादेश को। सबसे पहले देखिए कि बांग्लादेश में 299 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों में क्या सामने आया। फिर आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या इन चुनावी नतीजों से राहत मिलेगी या नहीं। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने 211 सीटें जीती हैं 299 में से। कट्टरपंथी शफीकुर रहमान की पार्टी जमाते इस्लामी को सिर्फ 68 सीट मिली। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए आंदोलन खड़ा करने वाली स्टूडेंट्स की पार्टी एनसीपी को जनता ने नकार दिया। एनसीपी यानी नेशनल कन्वेंशनल पार्टी को मात्र 6 सीटों पर जीत मिली। माना जा रहा है कि कट्टरपंथ जमात के साथ गठबंधन करने से आंदोलनकारी स्टूडेंट्स की पार्टी को नुकसान हुआ है। 7 सीटों पर छोटी पार्टियों ने और 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की ऐतिहासिक जीत की 3 प्रमुख वजहें मानी जा रही। पहली वजह, पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के वोटर, और उसमें भी खास तौर पर हिंदू वोटर, बीएनपी की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो कट्टरपंथियों से जो है वो छुटकारा चाहते थे। दूसरी वजह, मोहम्मद यूनुस के खुले समर्थन के बाद भी कट्टरपंथी जमात का पुराना इतिहास उनकी जीत के आड़े आ गया। बांग्लादेश के लोग इस बात को नहीं भूल पाए कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को जमात ने विरोध किया था। तीसरी वजह, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभाने वाली स्टूडेंट्स की एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी को आपसी टूट और जमात से गठबंधन करना भारी पड़ा। लोगों ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। बांग्लादेश के चुनाव में वहां के हिंदुओं ने बीएनपी पर इसलिए भी भरोसा किया क्योंकि भाई शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव लड़ तो रही थी नहीं, उस पर तो बैन लगा दिया गया था। अब विकल्प में बचता था बीएनपी, उसके अलावा था जमाते इस्लामी। भाई जमाते इस्लामी के साथ जाना मतलब नरसंहार झेलना था, क्योंकि उसका इतिहास ही है 1971 से हिंदुओं के नरसंहार में शामिल होने का। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं को बीएनपी की सरकार आने पर उन पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगने की उम्मीद नजर आई। और इसकी वजह क्या है? देखिए, 17 साल बाद जब चुनाव से पहले तारिक रहमान लंदन से बांग्लादेश लौटे तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण में कहा था कि बांग्लादेश मुसलमान, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और सभी धर्मों के मानने वालों का है और वो सभी के लिए एक सुरक्षित बांग्लादेश चाहते हैं। अपने चुनावी वादों में भी हिंदुओं की सुरक्षा का उन्होंने भरोसा दिया है और कहा है कि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं को शायद लगा कि लंदन में 17 साल रहने के दौरान हो सकता है तारिक रहमान ने नया बांग्लादेश बनाने जैसा कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया हो जिसमें हिंदुओं को भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि बीएनपी भी कोई बहुत हिंदुओं से मोहब्बत करने वाली पार्टी पहले नहीं रही है। अब बदल गई हो, हालात बदल गए इसलिए बदल जाए, कह नहीं सकते। आप देखें कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के हिंदू वोट किस तरह से बीएनपी की तरफ शिफ्ट हुए। बीएनपी को अवामी लीग के गढ़ माने जाने वाले हिंदू बहुल गोपालगंज के अलावा खुलना, सिलहट, चटगांव, ठाकुरगंज में बंपर जीत मिली। गोपालगंज जिले में जहां करीब 22% हिंदू आबादी है, यहां की तीनों सीटों पर बीएनपी को जीत मिली। पूर्व पीएम शेख हसीना की हिंदू वोटों पर पकड़ इतनी मजबूत रही कि वो खुद भी गोपालगंज सीट से ही चुनाव लड़ती थी।
वो गोपालगंज भी बीएनपी जीत गई। यानी शेख हसीना का सारा हिंदू वोट जो है वो बीएनपी की तरफ चला गया। बांग्लादेश में बीएनपी जीत तो गई, भर भर के हिंदुओं के वोट भी मिल गए, लेकिन हिंदुओं के पास विकल्प भी नहीं था। एक तरफ घनघोर कट्टरपंथी थे तो दूसरी तरफ बीएनपी जैसे कम कट्टरपंथी। यानी बांग्लादेश के हिंदुओं को बहुत खराब और कम खराब में से किसी एक को चुनना, यानी ज्यादा खराब और कम खराब के बीच में से उन्होंने बीएनपी को चुना, जो कम खराब नजर आती है जैसे ही आप कट्टरपंथियों को देखते हैं। इसलिए आप देखिए कि बांग्लादेश के चुनाव में बंपर जीत के साथ ही तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बीएनपी ने कहा कि भारत के सामने शेख हसीना का मुद्दा उठाया जाएगा। बीएनपी भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी। बीएनपी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अपील की जाएगी, ट्रायल का सामना करने के लिए शेख हसीना को वापस भेजा जाए। हालांकि बीएनपी के नेता ने यह भी कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालय नियमों के हिसाब से इस पर काम करेंगे। यानी बीएनपी ने अब भी इस मुद्दे पर बातचीत करने की गुंजाइश छोड़ी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तारिक रहमान और बीएनपी भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया है। और आज भी बांग्लादेश के चुनावी नतीजे आते ही पीएम मोदी ने पहले चुनाव में जीत के तुरंत बाद तारिक रहमान को बधाई दी और फिर नतीजे आने के कुछ घंटों बाद उनसे फोन पर बात भी की। दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लाने की पहल खुद पीएम मोदी ने की। तारिक रहमान से फोन पर हुई बात की जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी और लिखा कि तारिक रहमान से बात करके खुशी हुई, उन्हें बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी, बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उनकी कोशिशों के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन दिया। दो करीबी पड़ोसियों के तौर पर जिनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत के कमिटमेंट को फिर से दोहराया। यानी पीएम मोदी ने क्लियर मैसेज दिया है तारिक रहमान को कि भाई भारत तुम्हारे साथ बेहतर रिश्ते बनाने को तैयार है, बशर्ते कि तुम हिसाब से चलो, हिंदुओं पे अत्याचार ना करो, पाकिस्तान की गोद में ना जाके बैठ जाओ, चीन की गोद में ना जाके बैठ जाओ। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने भी बधाई के लिए पीएम मोदी का आभार जताने में देर नहीं लगाई। मोदी की बधाई का स्वागत किया और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया और दो पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद जताई। बीएनपी भारत से रिश्ते सुधारने को अहमियत दे रही क्योंकि बांग्लादेश और भारत की करीबी से साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। आप देखिए कि बांग्लादेश में बीएनपी की जीत का भारत पर क्या असर होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो शेख हसीना का है, जो तख्ता पलट के बाद भारत में रह रही है, जिसके बारे में बात करने का इशारा बीएनपी ने ऑलरेडी दे दिया। बांग्लादेश में अब चुनी हुई सरकार है तो भारत पर शेख हसीना को वापस भेजने का दबाव भी बढ़ेगा। भाई पहले तो आप कह सकते थे कि वहां से उनको भागना पड़ा, कट्टरपंथी थे, अब तो भाई चुनी हुई सरकार है तो भाई शेख हसीना को तो वापस जाना होगा, यही बीएनपी कह रही है। वहीं तारिक रहमान भारत से रिश्ते बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन से दूरी बना सकते हैं। बीएनपी ने चुनाव में कहा भी था कि वो किसी भी देश का दबाव या प्रॉक्सी न बनकर संतुलित विदेश नीति अपनाएगी। यूनिस के शासन में कई कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को रिहा किया गया था। साथ ही बांग्लादेश में यूनिस के काल में आईएसआई भी एक्टिव हो चुकी थी। भारत को उम्मीद होगी कि तारिक रहमान कट्टरपंथियों और पाकिस्तानी एजेंडे से दूरी बनाएंगे। वहीं भारत के लिए बड़ा मुद्दा बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ भी है। भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज यह भी है कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर कट्टरपंथी जमात ने मजबूत प्रदर्शन किया। जमात को जिन इलाकों में सफलता मिली वो ज्यादातर ग्रामीण और सीमा के पास के इलाके हैं। आप मैप देखिए बांग्लादेश का, जो भारत से लगा हुआ बॉर्डर है वहां आपको हरा हरा दिख रहा है, देख रहे हैं? यानी बॉर्डर के पास जमाते इस्लामी जीत गई है। ये ऐसे इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल, असम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब हैं। ये पूरा इलाका एक तरह से भारत की सीमा से जुड़ा लंबा बेल्ट है। इन इलाकों में जमात के जीतने से घुसपैठ और तस्करी के बढ़ने के आसार हैं और इसलिए यह भारत के लिए एक चुनौती है कि पूरे बांग्लादेश में तो बीएनपी जीत गई, लेकिन बॉर्डर के इलाके में यह हरा हरा जो दिख रहा है जमात इस्लामी का जीतना, यह एक तनाव वाली बात है। कट्टरपंथी जमात के पाकिस्तान से भी कनेक्शन है और ये लोग भारत विरोधी माहौल बनाते रहते हैं। ऐसे में चुनौती बड़ी है। चुनौती यह भी है कि बीएनपी जैसी पार्टी जो अब बांग्लादेश में सत्ता में आ गई है, उससे कैसे कट्टरपंथियों के दबाव में आने से रोका जाए, क्योंकि हिंदुओं को लेकर बीएनपी का इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं है। करीब 25 साल पहले 2001 में जब बीएनपी ने आखिरी बार सरकार बनाई थी, उस वक्त बीएनपी ने जमाते इस्लामी से गठबंधन करके शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को सत्ता से दूर किया। बीएनपी और जमात की गठबंधन वाली इस सरकार के दौरान पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, रेप, लूटपाट, मंदिरों को नष्ट करने की घटनाएं आम हो गई थी। इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट में दावे किए गए थे कि साल 2001 से 2006 के दौरान
हजारों अल्पसंख्यक परिवारों को हिंसा, पलायन और मौत का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी कि बीएनपी और जमात के 26,000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता, जिसमें मंत्री और सांसद भी शामिल थे, वो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों में शामिल थे। यानी बीएनपी ये कर चुकी है जो जमात आज कर रही। लेकिन एक बात समझिए, 2001 से 2006 के बीच हिंदुओं पर अत्याचार करने के बाद बीएनपी सत्ता से जो गायब हुई, तो अब जाकर 20 साल बाद लौटी। उसका सुपड़ा साफ हो गया। बीच के हर चुनाव में 100 सीट भी नहीं पार कर पाई थी। इस बार बीएनपी को 2/3 मेजॉरिटी हिंदुओं की वजह से मिली है। और यह बात बीएनपी को समझनी होगी कि हिंदुओं को किनारे लगाकर उनका चुनाव जीतने में इस्तेमाल करके और फिर बाद में अगर उनको कोहनी मारने की सोच रही है, तो यह बीएनपी को आगे जाके भारी पड़ जाएगा। और इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से बीएनपी के साथ भारत ने नए रिश्ते बनाने की शुरुआत की है, उसमें हिंदुओं के हितों की सुरक्षा होगी। और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए पीएम मोदी जितनी ताकत लगा सकते हैं, उतनी ताकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास। प्रधानमंत्री मोदी देश को गुलामी के प्रतीकों से आजादी दिला रहे, देश की पुरानी गौरवशाली पहचान को फिर से स्थापित कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को हर उस काम से परेशानी है जो पीएम मोदी देश का गौरव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य कर दिए। यानी अब वंदे मातरम जहां भी गाया जाएगा 6 छंद गाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सम्मान के इस फैसले से किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक और समाजवादी पार्टी से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक सब इसके विरोध में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है तो जमकर करिए, लेकिन मोदी विरोध में वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। वंदे मातरम का विरोध करने वालों को आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि जो भी वंदे मातरम का विरोध करे, उसके कान पकड़ के उसको बाहर कर देना चाहिए। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे ही कांग्रेस को भी टंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। भाई सीएम योगी आदित्यनाथ बिना लाग लपेट के बोलते हैं और इसलिए उन्होंने बोल दिया जो वंदे मातरम का विरोध कर रहा है उसका कान पकड़ो, धकिया के बाहर कर दो। योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम पर विपक्ष को करारा जवाब तो दिया ही, साथ ही उन मुद्दों पर भी पलटवार किया जिसके आधार पर विपक्ष उनको घेर रहा था। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भयंकर विवाद हो गया था। अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में स्नान के लिए अपनी पालकी पर सवार होकर जा रहे थे। प्रशासन ने कहा कि भाई उतर के चले जाइए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, धक्का मुक्की ना हो जाए। इसी पर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प होने की भी बात हुई। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर विपक्ष ने सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी सरकार साधु संतों के साथ अत्याचार कर रही है। कांग्रेस ने शंकराचार्य विवाद पर बीजेपी को घेरा था। इस पूरे विवाद के दौरान सीएम योगी ने कई बार विपक्ष पर पलटवार किया और आज विधानसभा के अंदर सीएम योगी ने एक बार फिर इस विवाद पर खुलकर अपनी बात कही। सीएम योगी ने कहा कि जो भी मर्यादित व्यक्ति होगा वो इस तरह के विवाद उत्पन्न ही नहीं करेगा। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है।
एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता है। यानी योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि वहां भगदड़ मच सकती थी, श्रद्धालुओं की जान जा सकती थी और इसलिए उनको अभी मुक्तेश्वरानंद को रोका गया। सोचा है कभी वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। हम सब घर में इलेक्ट्रिक प्लग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस प्लग में जो पिन होता है उसमें ये कट क्यों बना होता है? ये जो आप देख रहे हैं बीच में दरार होती क्यों, इसकी क्या जरूरत है? डिजाइन है बाहर। दरअसल सामान्य तौर पर 2 पिन या 3 पिन वाले बिजली के प्लग घरों में इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक प्लग में बने ये कट हर प्लग में नहीं होते, ये उनमें ही होते हैं जिन प्लग की पिन पीतल की बनी हुई होती। पीतल को बिजली का सबसे अच्छा संचालक माना जाता है। इन प्लग्स के पिन में लगे कट या चीरे होने का असली कारण उसकी सुरक्षा और बेहतर कनेक्शन है। पीतल में करंट काफी अच्छे से प्रवाहित होता है। ऐसे में अगर ज्यादा देर तक करंट उस पिन से बहता है तो वो हीट की वजह से गर्म हो जाता है। ऐसे में ये जो कट होता है प्लग के पिन को गर्म होने पर उन्हें फैलने से रोकता है, जिससे वो सॉकेट में चिपक नहीं पाते। अगर ये कट ना हो तो प्लग सॉकेट में ही चिपका रह सकता है, जिससे आग भी लग सकती है। इसके अलावा ये पिनों को थोड़ा लचीला बनाकर सॉकेट के अंदर मजबूती से फिट बनाए रखने में भी मदद करता है। इससे स्पार्किंग और आग लगने का खतरा कम हो जाता है। अगर प्लग में ये कट ना हो तो लगातार करंट बहने की वजह से सॉकेट में आग लग सकती है। कट की वजह से करंट शुरू में ही 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और प्लग ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। इसीलिए ये कोई डिजाइन नहीं बल्कि आपके प्लग को सुरक्षित बनाने के लिए बनाया गया कट है। तो आज तक आप घर में प्लग का इस्तेमाल करते थे, अब आपको पता होगा कि ये कट बना हुआ क्यों। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।